सो हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू यादव एंड अभी हम लोग जो लास्ट लेक्चर किया था एमसीक्यूज का उसी का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 70। सो व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 70? सो क्वेश्चन नंबर 70 इज़ given an original technique of 20 MAS and 80 kVp, which of the following would produce a radiograph with double the IR exposure? सो एक दिया गया 20 MAS एंड 80 kVp, तो इनमें से कौन सा प्रोड्यूस करेगा डबल IR का एक्सपोजर, कौन सा प्रोड्यूस करेगा बताइए। सो इसमें से कौन सी अच्छी से इमेज आएगी बताइए। सो हेयर इज व्हाट इज योर आंसर? सो करेक्ट आंसर इज 40 MAS एंड 80 kVp। ये कैसे हुआ? MAS को डबल कर दिया जिससे कि डेंसिटी अच्छी आए एंड kVp सेम रखा। इसमें क्या किया गया है? हाई MAS एंड सेम kVp टेक्निक लगाई गई है इंटरवेंशन में। सो डिस्टेंस एंड डेंसिटी आर गवर्न बाय व्हाट रूल? व्हाट रूल के हिसाब से डिस्टेंस एंड डेंसिटी जो हैं वो किस रूल के हिसाब से गवर्न किए जाते हैं बताइए। सो डिस्टेंस एंड डेंसिटी आर गवर्नड बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर। ओके, एंड अनवांटेड मार्किंग्स ऑन ए रेडियोग्राफिक इमेज आर कॉल्ड। एक रेडियोग्राफिक इमेज में जो अनवांटेड मार्किंग्स होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? सो अनवांटेड मार्किंग्स ऑन ए रेडियोग्राफिक इमेज आर नोन एज आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैनुअल मैनिपुलेशन ऑफ द डिजिटल इमेज आफ्टर एक्विजिशन इज रेफर टू एज। जो मैनुअल मैनिपुलेशन किया जाता है डिजिटल इमेज का आफ्टर एक्विजिशन इज रेफर टू एज। तो एक्विजिशन के बाद उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। सो मैनुअल जो मैनिपुलेशंस होते हैं डिजिटल इमेज के आफ्टर एक्विजिशन के बाद तो उनको बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। सो एज स्पीड क्लास डिक्रीजेस पेशेंट डोज, जैसे जैसे स्पीड डिक्रीज होती है तो पेशेंट डोज कैसी होगी? बढ़ेगी, घटेगी या फिर सेम रहेगी? सो इफ़ स्पीड घट रही है तो इसके हिसाब से जो पेशेंट डोज है वो बढ़ेगी। बिकॉज द डिजिटल सिस्टम सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली कंट्रोल्स कंट्रास्ट एंड kVp। जो डिजिटल सिस्टम है वो अल्टीमेटली कंट्रास्ट को कंट्रोल करते हैं तो kVp कैसी होगी? मे बी इंक्रीज, डिक्रीज और सेम। तो kVp कैसी होगी? सो kVp वुड बी इंक्रीज्ड। एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट डोज जो होती है वो मे बी लोअर, वो लो हो सकती है बट kVp क्या होता है? इंक्रीज्ड होता है। And now question number 76. Image acquisition, image display and image storage are the primary component of what system? जो image acquisition, display and image storage primary component किस सिस्टम के होते हैं? डाईकॉम के, CRDR, पैक्स या फिर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के होते हैं बताइए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है पैक्स, पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। व्हाट लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय पैक्स? पैक्स में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? सो पैक्स जो होता है वो डिजिटल कम्युनिकेशन करता है। सो मेडिसिन में तो इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? इसमें डाईकॉम लैंग्वेज यूज़ होती है। सो विच एक्सपोजर फैक्टर कॉजेज एक्सेसिव इमेज नॉइस इफ सेट टू हाई? कौन सा एक्सपोजर फैक्टर कॉज करता है एक्सेसिव इमेज नॉइस को अगर ये सब काफ़ी ज़्यादा रखा जाए तो? सो टू फ्यू फोटॉन्स क्रिएटिंग द इमेज। सो विच एक्सपोजर फैक्टर कॉजेज एक्सेसिव इमेज नॉइस इफ सेट टू हाई? अगर काफ़ी ज़्यादा रखेंगे तो कौन सा एक्सपोजर फैक्टर होगा? तो वो होगा kVp। kVp जो है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्ट्रास्ट के। इफ़ contrast, if we increase kVp then contrast will be decreased, so if contrast will decrease so image noise will increase. Okay, so which of the following can be documented as, किसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एज एन इंडिकेशन ऑफ पेशेंट डोज, इंडिकेशन ऑफ पेशेंट डोज के तौर पे किसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो है एक्सपोजर इंडिकेटर। तो करेक्ट ऑप्शन है एक्सपोजर इंडिकेटर। एक्सपोजर इंडिकेटर को डॉक्यूमेंटेड किया जा सकता है एज एन इंडिकेशन फॉर द पेशेंट डोज के लिए। सो चूजिंग द एनाटॉमिक रीजन ऑन ए टच स्क्रीन डिस्प्ले टू सेट टेक्निक इज कॉल्ड, तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे सीआर सिस्टम या कई सारे सिस्टम्स में देखा होगा, उसमें इमेज बन के आती है बॉडी की ऑर्गन्स की, चेस्ट सेलेक्ट कर लो या स्पाइन या फिर लेग या फिर नी। तो ये किस तरीके से होता है, ये किस सिस्टम से आता है। सो एनाटॉमिकली प्रोग्राम्ड रेडियोग्राफी होती है, ये सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, उसी के थ्रू हम लोग ऐसे सेलेक्ट करके इमेजिंग करते हैं। ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, व्हाट इज़ यूज टू रिड्यूस बोथ पेशेंट डोज एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्कैटर रेडिएशन, पेशेंट डोज को भी जो कम करता है एंड प्रोडक्शन ऑफ स्कैटर रेडिएशन को भी ये कम करता है। तो ग्रिड्स क्या करती हैं, पेशेंट डोज को बढ़ा देती हैं। सो ग्रिड्स आर नॉट करेक्ट ऑप्शन। हाई स्पीड क्लास, कॉलिमेशन, फिल्ट्रेशन। सो प्रोडक्शन ऑफ स्कैटर रेडिएशन को भी कम करता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए फिल्ट्रेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर कॉलिमेशन होगा, बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन कॉलिमेशन होगा, क्योंकि जो कॉलिमेशन है ये क्या करता है, पेशेंट डोज को कम करता है, क्योंकि एरिया को रिस्ट्रिक्ट करता है, बीम रिस्ट्रिक्ट करता है। एंड जो फिल्ट्रेशन होता है उसका पेशेंट डोज से इतना वो नहीं होता, वो मेनली जो स्कैटर रेडिएशन होता है उसको कम करता है। सो एंड इमेज आर्टिफैक्ट आर यूजुअली क्लासिफाइड एज, इमेज आर्टिफैक्ट को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, स्कैटर, प्लस और माइनस डेंसिटी, कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक, पेशेंट मोशन एंड इक्विपमेंट मोशन। तो किसको हम लोग इमेज आर्टिफैक्ट बोल सकते हैं। सो प्लस और माइनस डेंसिटी को इमेज आर्टिफैक्ट कह सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, तो क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। व्हाट इज दिस, ग्रिड रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज, ग्रिड रेशियो को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो हमें पता है ग्रिड रेशियो को H/D में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप्स टू द स्पेस बिटवीन देम। ओके। एंड प्राइमरी टाइप ऑफ ग्रिड यूज्ड इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग इज, कौन सी टाइप की ग्रिड यूज होती है डायग्नोस्टिक इमेजिंग में। तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग में ग्रिड्स जो यूज होती हैं वो फोकस्ड ग्रिड्स यूज होती हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द डेफिनीशन ऑफ मैटर, कौन सा डेफिनीशन ऑफ मैटर में नहीं आता है। तो ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट जो कहते हैं, तो ये नहीं होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से कौन ट्रैवल करता है, ये एक्सरेज ट्रैवल करती हैं। एंड स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एंड ये इस जो मैटर होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हैज फॉर्म होती है, शेप होती है, बट इसमें स्पीड ऑफ लाइट से जो ट्रैवल करता है ये नहीं होता है। ठीक है। तो द एक्यूरेसी ऑफ कॉलिमेशन एट 60 इंच SID मस्ट बी, तो उसमें एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 2% ऑफ द SID होनी चाहिए, 2% ऑफ द सोर्स टू इमेज डिस्टेंस होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 1 ± 1.2 इंचेस होगा आंसर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन सा ट्रू होगा रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए।
तो इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपको पता भी होगा। ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा होता है। तो जो ये लैम्डा होता है, ये वेवलेंथ होता है। सी क्या होता है, ये जो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, एच प्लांक कांस्टेंट होता है, ई एनर्जी होता है। ई की जगह एफ भी रख सकते हैं, एफ बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट जो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। एंड बीम रिस्ट्रिक्टर जो होते हैं रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ स्कैटर प्रोड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जो बीम रिस्ट्रिक्टर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन को। कैसे रिड्यूस करते हैं बताइए। तो बीम रिस्ट्रिक्टर जो होते हैं वो कॉम्पटन इंटरेक्शन को कम कर देते हैं, तो इसकी वजह से स्कैटर्ड रेडिएशन भी कम होता है। व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग फिल्ट्रेशन हैव ऑन कंट्रास्ट। अगर फिल्ट्रेशन को बढ़ाएंगे तो कंट्रास्ट में क्या इफ़ेक्ट होगा, तो डिक्रीजेस कंट्रास्ट। ये क्या कर देता है, अगर फिल्ट्रेशन को बढ़ाएंगे तो कंट्रास्ट डिक्रीज होता है। एंड डिक्रीज एसआईडी कॉज इमेज में, जो अगर एसआईडी को डिक्रीज करेंगे तो इमेज में क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, तो मिनिफिकेशन, फॉर शॉर्टनिंग, एलोंगेशन या मैग्नीफिकेशन। सो अगर हम सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को कम करेंगे तो मैग्नीफिकेशन होगा। कम करेंगे तो ये नॉर्मली आप ले लीजिए, जैसे चेस्ट एक्सरे में करते हैं हम लोग चेस्ट एक्सरे, उसके लिए डिस्टेंस कितनी रखी जाती है 180 सेंटीमीटर। अगर इसको 150 सेंटीमीटर रख दें तो क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि जो हार्ट का साइज़ है वो मैग्नीफाइड आएगा, फिर मैग्नीफाइड से उससे कार्डियोमेगाली हमें मिस इंटरप्रेट हो सकता है, तो इसी वजह से डिस्टेंस जो है 180 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे आप समझ सकते हैं अगर एसआईडी कम कर दी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगा। सो इनएक्यूरेट यूज ऑफ ग्रिड्स में रिजल्ट इन रिपीट एक्सपोजर्स ड्यू टू व्हाट कंडीशन। जो इनएक्यूरेट यूज ऑफ ग्रिड है उससे रिपीट एक्सपोजर होंगे, किस वजह से होंगे, तो ये किस वजह से होंगे, ड्यू टू ग्रिड कट ऑफ की वजह से। सो मेजर ऑफ ग्रिड्स एबिलिटी टू इनहेंस कंट्रास्ट इज कॉल्ड। जो ग्रिड की एबिलिटी होती है, जो जिसकी वजह से कंट्रास्ट बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं। सो व्हाट वी से टू दैट, ग्रिड रेशियो, ग्रिड सेलेक्टिविटी और स्पीड और कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। तो इसको कहते हैं कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। ओके। So which of the following grid errors would result in an image that shows normal exposure in the middle but decreased exposure on the sides? साइड्स में एक्सपोजर कम होता है एंड नॉर्मल एक्सपोजर होता है मिडिल में। Assuming the correct side of the grid faces the एक्सरे ट्यूब। तो इसमें कौन से ग्रिड एरर होंगे बताइए, इसमें कौन सा ग्रिड एरर होगा, ग्रिड फोकस डिसेंटरिंग होगी, इसमें ग्रिड फोकस डिसेंटरिंग होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिड एरर्स वुड रिजल्ट इन एन इमेज दैट शोज डिक्रीज्ड डेंसिटी, जिसकी वजह से डिक्रीज डेंसिटी आती है मोर टू वन साइड देन द अदर, एक साइड में डेंसिटी कम होती है अदर साइड से। तो इसमें कौन सा ग्रिड एरर होगा, ऑफ लेवल ग्रिड एरर होगा, जिसमें कि एक साइड जो डेंसिटी है वो कम आएगी दूसरी साइड से। सो ग्रिड रेशियो डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रिड रेशियो को किससे डिस्क्राइब करते हैं, सो दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय एच अपॉन डी। एंड ग्रिड रेडियस इज डिस्क्राइब्ड एज, ग्रिड रेडियस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, सो ग्रिड रेडियस इज डिस्क्राइब्ड एज द एसआईडी एट विच द ग्रिड में बी यूज्ड। सोर्स, ग्रिड रेडियस का क्या मतलब होता है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस एट विच, जिस पे कि ग्रिड को यूज किया जा सके।
एंड स्ट्रक्चर सीन आउटसाइड ऑफ द कोलिमेटेड एरिया, वो स्ट्रक्चर्स जो कि देखी जाती हैं आउटसाइड ऑफ द कोलिमेटेड एरिया ऑन रेडियोग्राफ प्रोड्यूस्ड बाय ऑफ फोकस एक्स्ट्रा फोकल रेडिएशन आर द रिजल्ट ऑफ, जो स्ट्रक्चर्स आउटसाइड होती हैं कोलिमेटेड एरिया के रेडियोग्राफ के, वो प्रोड्यूस होती हैं बाय द ऑफ फोकस एक्स्ट्रा फोकल रेडिएशन की वजह से, वो किसका रिजल्ट होती हैं। सो दैट आर द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन विद इन एक्सरे ट्यूब, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन विद इन एक्सरे ट्यूब एट ए पॉइंट अदर देन द फोकल स्पॉट। तो ये किस चीज़ का होता है, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन विद इन द एक्सरे ट्यूब एट ए पॉइंट अदर देन द फोकल स्पॉट। एंड जियोमेट्रिक अनशार्पनेस जो होती है विद इन द रेडियोग्राफिक इमेज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस जो होती है रेडियोग्राफिक इमेज में वो किसकी वजह से मिनिमाइज या कम से कम की जा सकती है, बताइए। तो ये किसकी वजह से कम की जा सकती है, स्मॉलेस्ट फोकल स्पॉट की वजह से जियोमेट्रिक अनशार्पनेस को कम किया जा सकता है, करेक्ट है। शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस को, इससे भी अनशार्पनेस को कम कर सकते हैं। एंड लॉन्गेस्ट टारगेट इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस से भी, अगर टारगेट और इमेज रिसेप्टर के बीच डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो इससे भी ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस को कम किया जा सकता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 ऑल। ओके, सो एंड अनडिस्टॉर्टेड इमेज जो रेडियोग्राफिक इमेज रिजल्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेन एंड द इमेज प्लेन आर, जो अनडिस्टॉर्टेड रेडियोग्राफिक इमेज होती है वो रिजल्ट करती है when the object plane and the image plane are, ऑब्जेक्ट प्लेन एंड जो इमेज प्लेन होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल। जो अनडिस्टॉर्टेड रेडियोग्राफिक इमेज होती है वो रिजल्ट करती है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेन एंड द इमेज प्लेन पैरेलल होते हैं। एंड ए रेडियोग्राफिक ग्रिड शुड बी यूज्ड व्हेन, एक रेडियोग्राफिक ग्रिड कब यूज की जानी चाहिए, बताइए। जबकि द बॉडी एरिया टू बी रेडियोग्राफ मेजर मोर देन 10 सेंटीमीटर, ये करेक्ट है। अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिकनेस है बॉडी के एरिया की तो उसमें रेडियोग्राफिक ग्रिड का यूज करते हैं। फील्ड साइज लार्जर देन 10 to 12 इंचेस, अगर 10 to 12 इंचेस से ज़्यादा का फील्ड साइज है तो यूज करेंगे, करेक्ट। एंड मोर देन 60 kVp इज रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट ए बॉडी पार्ट, अगर किसी बॉडी पार्ट के लिए मोर देन 60 kVp से रिक्वायर्ड हो रहे हैं तो उसमें भी हम लोग ग्रिड का यूज करेंगे। करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। सो ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक एट द टारगेट इन द एक्सरे ट्यूब व्हेन, अगर 2 गुने इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे टारगेट में इन द एक्सरे ट्यूब में तो कब होगा ऐसा, केवीपी अगर डबल कर देंगे या फिर एमएएस डबल कर देंगे या सोर्स टू इमेज रिड्यूस कर देंगे बाय 1/2 या फिर ओएफडी इज रिड्यूस्ड बाय 1/2, तो किसकी वजह से डबल करने से या हाफ करने से जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो दोगुनी हो जाएगी, बताइए। ये डायरेक्टली यही पूछ रहा है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एमएएस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएएस को अगर डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी डबल हो जाएगी। हाउ डज बीम रेस्ट्रिक्शन, जो बीम रिस्ट्रिक्शन है वो अफेक्ट करता है कंट्रास्ट को, कंट्रास्ट को बीम रिस्ट्रिक्शन कैसे अफेक्ट करता है। सो बीम रिस्ट्रिक्शन अफेक्ट्स द कंट्रास्ट एज लेस कॉम्पटन स्कैटर प्रोड्यूस्ड, तो इस शॉर्टर स्केल ऑफ कंट्रास्ट, बीम को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उसमें कॉम्पटन स्कैटर भी कम होगा और शॉर्टर स्केल ऑफ कंट्रास्ट होगा। एंड ग्रिड कन्वर्जन फैक्टर जो होता है बकी फैक्टर, ग्रिड कन्वर्जन फैक्टर को बकी फैक्टर भी बोलते हैं, डिस्क्राइब्ड एज द, उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसको डिस्क्राइब करते हैं एज द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर इंक्रीज नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इमेज फॉर्मिंग रेज एंड स्कैटर इन द क्लीनअप प्रोसेस।
तो जो अमाउंट ऑफ एक्सपोजर जो इंक्रीज होता है नेसेसरी होता है टू कंपनसेट करने के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ इमेज फॉर्मिंग रेशियल स्कैटर इन द क्लीन अप प्रोसेस के लिए, तो उसी को ग्रिड कन्वर्जन फैक्टर या बकी फैक्टर बोलते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, एन एनलार्जमेंट एट द एंड ऑफ ए बोन इज कॉल्ड ए, अगर किसी बोन की एंड पे एक एनलार्जमेंट है तो उस एनलार्जमेंट को क्या बोलते हैं, सो उसको बोलते हैं हेड, जैसे कि हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ ह्यूमरस, ये क्या होते हैं, ये इनलार्ज्ड होते हैं ना ऐसे हेड, तो इसको क्या बोलते हैं, हेड। ठीक है। ए राउंडेड प्रोजेक्शन ऑफ मॉडरेट साइज इज कॉल्ड ए, एक जो राउंडेड प्रोजेक्शन होता है मॉडरेट साइज का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्यूबरकल। एंड ए स्पाइन डिस्क्राइब्स ए स्पाइन जो होती है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, सो इट डिस्क्राइब्स व्हाट डिस्क्राइब्स दिस, आंसर मी, सो इट डिस्क्राइब्स शार्प प्रोमिनेंस को ये डिस्क्राइब करती है। ए पिट इज डिस्क्राइब्ड एज ए, पिट किसको डिस्क्राइब करता है बताइए, सो ए पिट इज डिस्क्राइब्ड एज ए फोसा, जैसे कहते हैं ना आर्म पिट क्या होती है, एक फोसा होती है ना। ए फरो इज डिस्क्राइब्ड एज ए, जो फरो होता है उसको कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, सो फरो एक ग्रूव होता है, तो जो ये फरो होता है ये ग्रूव होता है। ठीक है, तो इस टाइप के ये हैं बेसिक क्वेश्चन, बट आ सकते हैं, ऐसे लिख दिया एक लाइन का, एंड अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। अ टिपिकल स्कल वुड बी डिस्क्राइब्ड एज, एक टिपिकल स्कल को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस टाइप के इसमें जॉइंट्स होते हैं, सो दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मीजोसिफेलिक के तौर पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स और कॉल्ड, साइनोवियल जॉइंट्स को क्या कहते हैं, सिनार्थ्रोसिस, एम्फियार्थ्रोसिस, डायर्थ्रोसिस या मीजोसिफेलिक, सो इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं डायर्थ्रोसिस। साइनोवियल जॉइंट का मतलब डायर्थ्रोसिस यानी कि फ्रीली मूवेबल होते हैं ये जॉइंट। ठीक है। एंड फाइब्रस जॉइंट्स और कॉल्ड, फाइब्रस जॉइंट्स को और क्या बोलते हैं, सो फाइब्रस जॉइंट्स आर सिनार्थ्रोसिस जॉइंट्स होते हैं। सिनार्थ्रोसिस का मतलब होता है या तो नॉट मूविंग या तो a very little amount of movement is present there. Okay, so the radiocarpal joint has what type of movement, जो रेडियोकार्पल जॉइंट होते हैं उनमें किस टाइप की मूवमेंट पाई जाती है बताइए, तो रेडियोकार्पल जॉइंट जो होते हैं उनमें पाया जाता है कॉन्डलाइट जॉइंट, कॉन्डलाइट टाइप की मूवमेंट पाई जाती है। ओके, रेडियोकार्पल जॉइंट में। एंड प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर आर्टिकुलेशन हैज़ व्हाट टाइप ऑफ, प्रॉक्सिमल जो रेडियो अल्नर रेडिएशन अल्नर का आर्टिकुलेशन होता है उसमें किस टाइप की मूवमेंट पाई जाती है, सो देयर इज पाइवोट टाइप ऑफ मूवमेंट इन द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर आर्टिकुलेशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स हैज ए टेम्पोरल प्रोसेस, किस बोन्स में टेम्पोरल प्रोसेस होता है, तो जाइगोमेटिक बोन में टेम्पोरल प्रोसेस होता है, ये आ सकता है क्वेश्चन, तो जो टेम्पोरल प्रोसेस किस बोन में होता है, जाइगोमेटिक बोन में पाया जाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स हैज़ एन एल्वियोलर प्रोसेस, कौन सी बोन्स में एक एल्वियोलर प्रोसेस पाया जाता है, तो मैक्सिला में एल्वियोलर प्रोसेस पाया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स हैज विंग्स, विंग्स कौन सी बोन्स में पाई जाती है, सो स्पिनॉइड बोन्स में पाई जाती हैं विंग्स। किसकी जैसे विंग्स होती हैं, लाइक ए बैट मीन्स चमगादड़। एंड फॉलोइंग बोन्स हैज ए कोरोनल सूचस, कौन सी बोन्स में कोरोनल सूचस पाए जाते हैं, पैराइटल बोन्स में कोरोनल सूचस पाए जाते हैं इन द स्कल में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स हैज़ एन एक्सटर्नल प्रोटोब्रेंस, एक्सटर्नल प्रोटोब्रेंस किस बोन में पाए जाते हैं,
तो ये पाया जाता है ऑक्सीपिटल बोन में एक्सटर्नल प्रोटूबरेंस, ये एक लैंडमार्क होता है इन द स्कल इमेजिंग में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज्ड सेगमेंट्स? कौन सी बोन्स में 5 फ्यूज्ड सेगमेंट्स पाए जाते हैं? तो सैक्रम में 5 फ्यूज्ड सेगमेंट्स पाए जाते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स हैज ए डेंस किस में पाया जाता है? 5 फ्यूज सेगमेंट सैक्रम में, कौन सी बोन्स में हैज ए डेंस? तो डेंस कौन सी बोन्स में पाया जाता है? इन द एक्सिस में डेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वर्टिब्री इज लार्जर एंड हैवियर देन अदर इंडिविजुअल वर्टिब्री? कौन सी वर्टिब्री लार्जर होती है एंड हैवियर देन अदर्स, मतलब बाकियों से कौन सी हैवी होती हैं वर्टिब्रीज? सो दीज आर द लंबर वर्टिब्रीज, एंड ये सबसे ज़्यादा वेट वेयरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड 11th and 12th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड, 11th and 12th पेयर जो रिब होती हैं उनको क्या बोलते हैं? मैन्यूब्रियम, फ्लोटिंग जिफॉइड या फिर जुगलर नॉच? तो उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। उनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। एंड ब्लंट कार्टिलेजिनस टिप ऑफ स्टर्नम, जो ब्लंट कार्टिलेजिनस टिप होती है स्टर्नम की, तो उसको क्या बोलते हैं? सो व्हाट वी से टू दिस इज Xiphoid. Xiphoid is the blunt cartilaginous tip of the sternum and located between the greater and lesser tubercles of the humerus is. क्या लोकेटेड होता है बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस के बीच में? सो व्हाट इज लोकेटेड इज बाइसिपिटल ग्रूव। बाइसिपिटल ग्रूव जो होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। एंड लोकेटेड बिटवीन द ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस इज, ह्यूमरस के ट्यूबरकल्स के बीच में क्या लोकेटेड होता है? तो सर्जिकल नेक जो होती है वो लोकेटेड होता है बिटवीन द ट्यूबरकल्स ऑफ द ह्यूमरस के बीच में। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द अल्ना? अल्ना के साथ ह्यूमरस का कौन सा पार्ट आर्टिकुलेट करता है? तो ट्रोक्लिया जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है विद द अल्ना, ठीक है। एंड विच बोन इज लोकेटेड इन द रिस्ट? कौन सा बोन लोकेटेड होता है रिस्ट में? बिटवीन द ट्रेपेजॉइड एंड हेमेट। हेमेट बोन्स एंड ट्रेपेजॉइड के बीच में कौन सा बोन लोकेटेड होता है? तो इसका क्या होता है? एक ट्रिक होता है, श्याम लाल टिंडे पकाओ, टिंडे तो कच्चे हैं। तो इसमें कौन सा आ रहा है? यहाँ पे देखिए ऐसे होता है, प्रॉक्सिमल रो, फिर ये है डिजिटल रो, स्कोफॉइड, ल्यूनेट, ट्रेपेजियम, पिसीफॉर्म, ये ट्रेपेजियम होती है कि कौन सी होती है? फिर यहाँ पे फिर ट्राइक्वेट्रल, फिर ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजॉइड, इसके बाद आती है कैपिटेट, फिर आती है हेमेट। तो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा कैपिटेट, सॉरी। हेमेट और ट्रेपेजॉइड के बीच में कौन सी होती है? कैपिटेट होती है। विच बोन इज लोकेटेड इन द रेस्ट बिटवीन द ल्यूनेट एंड पिसीफॉर्म? ल्यूनेट एंड पिसीफॉर्म के बीच में कौन सी बोन लोकेटेड होती है? श्याम लाल टिंडे पकाओ। तो ल्यूनेट एंड पिसीफॉर्म, इनके बीच में कौन सी बोन होती है? तो इनके बीच में होती है ट्राइक्वेट्रम होती है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ट्राइक्वेट्रम, ठीक है। तो इसमें अगर ऑर्डर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। सो विच बोन डिस्ट्रीब्यूट्स बॉडी वेट फ्रॉम द टिबिया टू अदर टॉर्सल बोन्स? कौन सा बोन डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी वेट को फ्रॉम द टिबिया से अदर टॉर्सल बोन्स में? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? टेलस बोन।
सो विच बोन लाइज अमोंग लैटरल बॉर्डर ऑफ द नेविकुलर बोन। लेटरल बॉर्डर ऑफ द नेविकुलर बोन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। विच बोन लाइज अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द नेविकुलर बोन के साथ लेटरल बॉर्डर में कौन सा बोन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बोन इज फाउंड एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द नेविकुलर बोन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकुलेट्स, कौन सा आर्टिकुलेट करता है विद द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेटाटार्सल बोन्स। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेटाटार्सल बोन्स के साथ कौन सा आर्टिकुलेट करता है, बताइए। तो क्यूनिफॉर्म जो होता है वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल के साथ आर्टिकुलेट करता है। और लेटरल बॉर्डर ऑफ नेविकुलर के साथ कौन पाया जाता है, क्यूबॉइड पाया जाता है। एंड कौन सा बॉडी वेट फ्रॉम टिबिया टू द अदर मेटाटार्सल, तो टेलस होता है। अदर टार्सल बोन्स, ठीक है। एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेटाटार्सल बोन जो आर्टिकुलेट करती हैं वो कौन सी होती हैं, क्यूनिफॉर्म। एंड दिस स्ट्रक्चर है सुपीरियर एंड मिडिल एंड इन्फीरियर लोब्स। सुपीरियर लोब होता है, मिडिल एंड इन्फीरियर लोब होता है, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर राइट लंग। राइट लंग हैज़ 3 lobes, okay, and 2 fissures found in the right lung and 1 fissure in the left lung, ठीक है। ये ऐसे होता है। एंड तो इसमें क्या होता है, एक ऑब्लिक फिशर पाया जाता है एंड इसमें क्या होता है, 2 फिशर पाए जाते हैं इसमें। तो ये 2 फिशर की वजह से इसमें सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर लोब होता है एंड इसमें 2 ही लोब होते हैं लेफ्ट में। बीच में हम मेडिएस्टम में हार्ट पाया जाता है एंड थाइमस पाया जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस के फ्रंट में लोकेटेड होता है एंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सो व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द ट्रैकिया। ट्रैकिया इज द स्ट्रक्चर in front of the esophagus. So the narrow distal end of the stomach and it connects with the small intestine is called the, कौन सा नैरो डिस्टल एंड होता है स्टमक का जो कि कनेक्ट करता है विद द स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, तो इस नैरो डिस्टल एंड को क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से कनेक्ट करता है, डिओडेनम से कनेक्ट करता है, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ द स्टमक वेयर ईसोफेगस एंटर्स इज कॉल्ड, सेक्शन, कौन से सेक्शन में ईसोफेगस इंटर करता है, कार्डियक सेक्शन में इंटर करता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द लैटरल सरफेस ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड, लैटरल सरफेस जो होती है स्टमक की उसको क्या बोलते हैं, सो वी से टू दिस इज ग्रेटर कर्वेचर। एंड द पोर्शन ऑफ द कोलन, कौन सा पोर्शन कोलन का लोकेटेड होता है बिटवीन द स्प्लेनिक फ्लेक्सर एंड सिग्मोइड पोर्शन इज कॉल्ड द, कौन सा पोर्शन कोलन का जो कि लोकेटेड होता है बिटवीन द स्प्लेनिक फ्लेक्सर के बीच में एंड सिग्मोइड पोर्शन के बीच में। सो विच स्ट्रक्चर इज दिस, डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। ए सिग्मोइड फ्लेक्सर एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सर के बीच में पाया जाता है डिसेंडिंग कोलन। And now next question, the portion of the small bowel that connects with the cecum is called, कौन सा पोर्शन स्मॉल बावल का जो कि सीकम के साथ कनेक्ट करता है, तो उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइलियम। पोर्शन ऑफ द स्मॉल बावल जो कि कनेक्ट करता है विद द स्टमक के साथ, तो वो कौन सा पोर्शन होता है, अभी बताया था डिओडेनम। डिओडेनम जो होता है वो कनेक्ट करता है। एंड आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एज, किडनी के आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, सो आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स। एंड द पार्ट ऑफ द किडनी थ्रू विच ब्लड इज फर्स्ट फिल्टर्ड इज कॉल्ड, जिसके द्वारा ब्लड फिल्टर होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सो दैट पार्ट इज नोन एज ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई इज द पार्ट जहाँ से किडनी का ब्लड जो होता है पहले फिल्टर होता है, ओके।
सो नाउ क्वेश्चन नंबर 142, फॉर रेडियोग्राफी ऑफ फिंगर की रेडियोग्राफी के लिए द सेंट्रल रे एंटर, सेंट्रल रे जो होती है वो कहाँ से एंटर करती है। सो दिस एंटर्स परपेंडिकुलर टू द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के, ठीक है। एंड फॉर ए पीए प्रोजेक्शन, एक पीए प्रोजेक्शन के लिए हैंड के जो सेंट्रल रे होती है वो सेंटर्ड होती है, कैसे सेंटर्ड होती है, परपेंडिकुलर द थर्ड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। ये जो पीए हैंड का करना है तो वो कहाँ पे होगी, थर्ड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। जैसे कि कैसे होता है ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हैंड होता है ना। यहाँ पे क्या होते हैं, कार्पल्स पाए जाते हैं, फिर मेटाकार्पल एंड देन ये फेलेंजस होते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, ये जो थर्ड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट होता है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन सेंट्रल रे यहाँ से दी जाती है। एंड फॉर ए लैटरल प्रोजेक्शन ऑफ रिस्ट, रिस्ट के लैटरल प्रोजेक्शन के लिए एल्बो मस्ट बी फ्लेक्स्ड, एल्बो को किस एंगल में फ्लेक्स किया जाता है, लैटरल प्रोजेक्शन ऑफ द रिस्ट के लिए इन द एल्बो इज फ्लेक्स्ड एट द 90 डिग्रीज, 90 डिग्री में फ्लेक्स की जाती है। फॉर ए पीए एक्सियल प्रोजेक्शन ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल के लिए पीए एक्सियल प्रोजेक्शन करना, सेंट्रल रे को कितना एंगल्ड करेंगे। सो सेंट्रल रे इज एंगल 25 to 30 डिग्रीज काउडेड, 20 से 30 डिग्री जो होता है काउडेड एंगल्ड की जाती है। एंड फॉर एन एपी प्रोजेक्शन ऑफ द टोज, टोज के एपी प्रोजेक्शन करने के लिए सेंट्रल रे जो एंटर करती हैं तो वो कैसे रखी जाती हैं, तो वो रखी जाती हैं सेकेंड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे। कहाँ पे रखते हैं, सेकेंड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे रखते हैं फॉर एपी प्रोजेक्शन ऑफ द टोज, पैरों के लिए। एंड ऑफ द सेंट्रल रे कहाँ से जाएगी, जो दूसरा मेटाकार्प, जैसे ये पैर है 1 2 3 4 हो गए पाँचों, हाँ इस तरीके से ये पैर है तो ये कहाँ से होगी, ऐसे सेकेंड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट इधर पे पड़ेगा ऐसे, तो इस ऐसे सेंट्रल रे विजिट करेंगे, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एपी प्रोजेक्शन ऑफ द फुट, फुट का एपी लेना है तो सेंट्रल रे एंटर्स एट द, सेंट्रल रे कहाँ से एंटर करेंगी, सो दे विल एंटर एट द बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल, फुट का एपी लेना है तो थर्ड मेटाकार्पल के बेस से एंटर करेंगी। फॉर एक्सियल प्रोजेक्शन ऑफ द कैल्केनियस, कैल्केनियम के एक्सियल प्रोजेक्शन के लिए सेंट्रल रे एंगल की जाती है कितने डिग्री पे, टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फुट, तो कितने डिग्री पे इसको करते हैं, तो इसको करते हैं 40 डिग्री पे। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वैसे होता है, यहाँ पे इसका पैर होता है ऐसे, ये समझ लो पैर है फुट, एंड इसको पैर को ऐसे सीधा रखते हैं, फिर एक किसी डोरी से पैर को खिंचवा देते हैं पेशेंट से, जिससे कि ये हील एरिया ऐसे दिखता है, फिर इस इधर से जो सेंट्रल रे ऐसे डालते हैं ऐसे, तो ये जो जाती हैं कितने डिग्री पे जाती हैं, 40 डिग्रीज पे जाती हैं। तो इसकी जो इमेज आती है वो किस तरीके से बन के आती है, कैल्केनियम की इस टाइप की इमेज आती है, बाकी अदर बोन्स ऐसे बनी होती है, ठीक है। सो फॉर एन एपी प्रोजेक्शन ऑफ एंकल, एंकल के एपी प्रोजेक्शन के लिए सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द, एंकल के एपी प्रोजेक्शन के लिए सेंट्रल रे कहाँ पे डायरेक्ट की जाती हैं, सो एंकल में मेन एंकल जॉइंट पे करेंगे, मिडवे बिटवीन मेल्युलाई, जो दोनों मेल्युलाई होते हैं मीडियल एंड लेटरल मेल्युलाई के बीच में एंकल जॉइंट में वो सेंट्रल रे डायरेक्ट की जाएगी फॉर द एपी एंकल प्रोजेक्शन के। एंड फॉर द एपी प्रोजेक्शन ऑफ द नी सेंट्रल रे इज एंगल, अगर नी का एपी प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो सेंट्रल रे को कैसे एंगल करेंगे, तो नी के एपी प्रोजेक्शन के लिए जो सेंट्रल रे होती है वो कैसे एंगल की जाती है, कहाँ पे की जाती है,
5 to 7 डिग्री सेफेलाइड, सेफेलाइड का मतलब होता है टू द क्रेनियली। एंड फॉर एपी प्रोजेक्शन ऑफ द सर्विकल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन के एपी प्रोजेक्शन के लिए सेंट्रल रे कहाँ पे रखते हैं और कैसे रखते हैं, तो ये रखते हैं 15 to 20 डिग्री सेफेलाइड रखते हैं। फॉर लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, जो लेटरल प्रोजेक्शन सर्वाइकल का करते हैं तो सेंट्रल रे कैसे रखते हैं, तो सेंट्रल रे जो होती हैं वो होती हैं परपेंडिकुलर टू C4, C4 के परपेंडिकुलर होती हैं। एंड फॉर एपी प्रोजेक्शन ऑफ थोरेसिक स्पाइन, जो थोरेसिक स्पाइन का एपी प्रोजेक्शन होता है तो सेंट्रल रे कहाँ पे रखते हैं, थोरेसिक स्पाइन को हम लोग और क्या बोलते हैं, डोर्सल स्पाइन भी बोलते हैं। तो इसमें कहाँ पे रखते हैं, परपेंडिकुलर टू T7 पे रखते हैं, ठीक है। एंड फॉर एपी प्रोजेक्शन ऑफ द लंबा स्पाइन सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड, एपी प्रोजेक्शन जो लंबा स्पाइन का है तो उसमें सेंट्रल रे कहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, तो इस पर डायरेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू मिड लाइन एंड एंटरिंग एट द लेवल ऑफ इलियक क्रेस्ट, मिड लाइन पे रखते हैं, ये किस लेवल पे होता है, एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रेस्ट के होता है, परपेंडिकुलर मिड लाइन के होता है। फॉर एपी ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द एसआई जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट के एपी ऑब्लिक प्रोजेक्शन लिया जाता है तो सेंट्रल रे कैसे डायरेक्ट की जाती हैं और कहाँ पे देते हैं सेंट्रल रे को, सो 1 इंच मीडियल टू एलिवेटेड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे देते हैं। तो इसमें एपी ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो एसआई जॉइंट के लिए किया जाता है तो इसमें 1 इंच मीडियल टू द एलिवेटेड ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे देते हैं सेंट्रल रे। एंड फॉर PA प्रोजेक्शन ऑफ चेस्ट, जो चेस्ट का PA प्रोजेक्शन होता है सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड, तो सेंट्रल रे कहाँ पे देते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द T7 पे देते हैं। एंड यही करेक्ट माना जाता है, T4 को एग्जाम्स में करेक्ट नहीं माना गया है तो T4 पे नहीं बोलना है, हमेशा T7 ही बोलना है। एंड फॉर एपी प्रोजेक्शन ऑफ द लोअर रिब्स सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड, लोअर रिब्स के लिए सेंट्रल रे जो होती है वो डायरेक्ट कैसे की जाती हैं, वो डायरेक्टेड होती टू द परपेंडिकुलर टू द T12। एंड एपी एक्सियल जो टाउन्स प्रोजेक्शन होता है स्कल का उसमें सेंट्रल रे कैसे दी जाती हैं, तो सेंट्रल रेज जो टाउन्स प्रोजेक्शन में होती हैं वो 30 डिग्रीज होती हैं टू द ऑर्बिटोमीटल लाइंस के। ओके, फॉर लैटरल प्रोजेक्शन ऑफ द फेशियल बोन्स का अगर लैटरल प्रोजेक्शन लेना है तो सेंट्रल रेज एंटर करती हैं कैसे, तो लेटरल प्रोजेक्शन करेंगे तो सेंट्रल रे कहाँ से एंटर करेंगी, लेटरल सरफेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन से, लेटरल सरफेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन से सेंट्रल रेज एंटर करेंगे। एन इमेजिंग एग्जाम, एक जो एग्ज़ाम करते हैं इमेजिंग का, यूजिंग ए कंट्रास्ट एजेंट टू विजुअलाइज यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स को, तो उस एग्ज़ाम को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी स्टडी, इंट्रावेनस यूरोग्राम, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राम या फिर यूटेरोग्राम। सो ये सबको पता है, HSG बोलते हैं, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी। An imaging exam using a contrast agent to evaluate possible herniated intervertebral disc is, अगर herniated intervertebral disc देखना चाह रहे हैं तो उसमें कौन सा स्टडी करेंगे, सो इसके लिए करते हैं माइलोग्राफी, कौन सा करते हैं, माइलोग्राम, हर्निएटेड डिस्क को देखने के लिए। एन एग्ज़ाम दैट मे बी डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक दोनों टाइप का रिजल्ट देता है वो है HSG। HSG में ब्लॉक्ड भी कई बार जब फास्ट पुश करते हैं तो ओपन हो जाती हैं ट्यूब्स, ठीक है। एंड द इंजेक्शन साइट फॉर ए लंबर माइलोग्राम इज, लंबर स्पाइन का जो माइलोग्राम करते हैं तो उसमें इंजेक्शन साइट क्या होती है, L3 to L4 में पंक्चर करके इंजेक्ट करते हैं। एंड इमेजिंग, जो इमेजिंग का होता है कंट्रास्ट एजेंट विजुलाइज करता है पॉसिबल मेनिस्कल टीयर्स इज कॉल्ड, पॉसिबल मेनिस्कल टीयर्स के लिए जो करते हैं तो उस
इमेजिंग को क्या बोलते हैं? सो वी से दिस एन ऑर्थोग्राम। ऑर्थोग्राम में कहते हैं, ऑर्थोग्राम मतलब जॉइंट्स की स्टडी। एंड ऑर्थोग्राफी इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट इमेजिंग मॉडलिटी? ऑर्थोग्राफी को कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है? एमआरआई के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 166, द एलियम इज द पार्ट ऑफ। एलियम जो होता है किसका पार्ट होता है? सो इलियम इज द पार्ट ऑफ हिप बोन, इलियम इशियम प्यूबिस। सो एपिलॉर्डोटिक चेस्ट रेडियोग्राफ में सबसे सही क्या दिखता है? तो एपिलॉर्डोटिक जो चेस्ट लेते हैं वो एपाइसिस ऑफ द लंग्स को बेस्ट विजुअलाइज करता है। एंड नाउ द मेजर एडवांटेज ऑफ द नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया ओवर आयनिक कंट्रास्ट मीडिया इज दैट नॉन आयनिक कंट्रास्ट एजेंट। जो मेन एडवांटेज क्या है नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया को यूज करने का ओवर द आयनिक कंट्रास्ट मीडिया? तो कौन सा मेन फ़ायदा है इससे? तो मेन फ़ायदा है लेस लाइकली टू कॉज एन एडवर्स रिएक्शन इन द पेशेंट। इनसे एडवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो कम होते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन ए पर्सन इज चोकिंग ऑन पीस ऑफ फूड? क्या यूज करना चाहिए जब एक पर्सन को चोकिंग हो रही है पीस ऑफ फूड से? तो क्या यूज करेंगे? हेलमिंच मैन्यूवर से अगर चोकिंग का पेशेंट है तो उसको यूज करेंगे। सो ड्यूरिंग एन इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट कर रहे हैं तो एक्स्ट्राविजेशन हो रहा है। तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा इसके लिए एक्स्ट्राविजेशन के लिए? सो इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो रिमूव द नीडल एंड होल्ड प्रेशर ऑन द वेन पे प्रेशर डालेंगे, रिमूव कर देंगे नीडल को। एंड अनटिल ऑल ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। एंड what must precede any examination involving iodinated contrast media? क्या प्रीसीड करना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो कि इन्वॉल्व करता है आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया को? सो व्हाट मस्ट बी प्रीसीडेड? सो देयर मस्ट बी नेफ्रोटॉक्सिसिटी असेसमेंट ज़रूर होना चाहिए। एंड डायबिटिक पेशेंट शुड बी शेड्यूल। डायबिटिक पेशेंट को कब शेड्यूल करेंगे अगर उसका कोई प्रोसीजर होना है डिपार्टमेंट में? सो डायबिटिक पेशेंट शुड बी शेड्यूल अर्लियर। इसको अर्ली बिकॉज दियर नीड्स फॉर इंसुलिन के लिए इनको अर्ली हम लोग करेंगे। एंड द पेल्वोकैल्सियल सिस्टम रीचेस ग्रेटेस्ट विजुअलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर द इंजेक्शन? अगर आईवीपी कर रहे हैं उसमें तो कंट्रास्ट इंजेक्ट किया तो कितने मिनट के बाद पेल्वोकैल्सियल सिस्टम बढ़िया से विजुअलाइज हो जाएगा? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है 2 to 5 मिनट में ये बढ़िया से विजुअलाइज्ड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ARRT rules of ethics and codes of ethics are contained in what document? जो ARRT का रूल ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ इथिक्स होते हैं उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट में कंटेन होता है? सो दिस इज कंटेन्ड इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ इथिक्स में। एंड वायलेशंस ऑफ सिविल लॉ आर ऑल्सो नोन एज। तो वायलेशन जो सिविल लॉ का होता है उसको क्या बोलते हैं? सो वी से दिस टॉर्ट्स। वायलेशन जो सिविल लॉज के होते हैं उसको टॉर्ट्स बोलते हैं। अनजस्टिफाइड रिस्ट्रेंट ऑफ ए पेशेंट डिफाइंस। जो अनजस्टिफाइड रिस्ट्रेंट होता है एक पेशेंट का तो उसको क्या बोलते हैं? सो वी से दिस फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। द सफिक्स दैट मीन्स लाइक, जिसका मतलब है सेम या लाइक, तो उसको क्या बोलेंगे? वो सफिक्स का क्या ओमा, ऑइड या ओइसिस या पैथी? तो इनमें कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? सो हेयर वी यूज ऑइड। एंड सफिक्स दैट मीन्स ट्यूमर इज। ट्यूमर किसका मतलब होता है? तो ये होता है ग्रेन्युलोमा, जैसे कि ट्यूमर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ए लीगल डॉक्ट्राइन दैट स्टेट्स द कॉज ऑफ नेग्लिजेंस इज ऑब्वियस इज नोन एज। कौन सा डॉक्ट्राइन होता है जो कहता है कि कॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑब्वियस है? तो वो लीगल डॉक्ट्राइन क्या है? वो है रेस इप्सा लोक्यूटर। उस लीगल डॉक्ट्राइन को बोलते हैं रेस इप्सा लोक्यूटर।
एंड टैकीकार्डिया क्या इंडिकेट करता है, इसमें पल्स कितनी हो जाती है। सो इन टैकीकार्डिया पल्स इज ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट। पल्स जो होती है वो ग्रेट होती है, ज़्यादा होती है देन द 100 बीट्स पर मिनट। सो सम लेवल ऑफ हाइपरटेंशन इज इंडिकेटेड व्हेन डायस्टोलिक प्रेशर इज। तो क्या होता है, टैकीकार्डिया के बारे में आपने जान लिया। टैकीकार्डिया क्या होती है, जो टैकीकार्डिया होती है जिसमें कि हार्ट बीट बढ़ जाती है ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट। एंड ब्रेडिकार्डिया किसे बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया इज़ व्हेन हार्ट बीट इज़ लेस, मतलब कि जब कम हो जाती है हार्ट बीट तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। एंड सम लेवल ऑफ हाइपरटेंशन इज इंडिकेटेड, कुछ लेवल ऑफ हाइपरटेंशन इंडिकेटेड होता है व्हेन डायस्टोलिक प्रेशर है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कितना हो जाता है, तो ग्रेटर देन 90 mmHg। तो क्या होता है इसमें, जो डायस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर का होता है वो रेस्ट पे होता है। इसमें 90 mmHg से अगर बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, मतलब सम लेवल ऑफ। एंड ऑक्सीजन जब एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को तो यूजुअल फ्लो रेट कितनी होती है, तो यूजुअल फ्लो रेट जो ऑक्सीजन की होती है वो कितनी होती है, 3 to 5 लीटर पर मिनट होती है। एंड दिस आइटम इज यूज टू क्लियर एन ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे। ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे है तो उसमें कौन सा आइटम यूज होगा क्लियर करने के लिए, सो इसमें यूज होगा सक्शन यूनिट। सक्शन यूनिट को अक्सर देखा होगा ICU वगैरह में यूज होते हुए, ठीक है। द आइटम इज़ यूज टू रिस्टोर द हार्ट टू नॉर्मल रिदम। हार्ट की नॉर्मल रिदम को रिस्टोर करने के लिए कौन सा आइटम यूज होता है, सो डिफिब्रिलेटर यूज होता है। मूवीज़ में देखा होगा या फिर ICU में एक डिफिब्रिलेटर रखा होता है, उसको चार्ज करते हैं, अगर पेशेंट की हार्ट बीट जा रही होती है तो चेस्ट में टच करते पेशेंट एकदम से उठ जाता है, ऐसा देखा है ना, तो उसी को डिफिब्रिलेटर बोलते हैं हम। एंड ए टाइप ऑफ शॉक दैट इज़ कॉज्ड बाय सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है तो उस टाइप के शॉक को क्या बोलते हैं, सो दैट टाइप ऑफ शॉक इज़ नोन एज एनाफाइलेक्टिक शॉक। उसको क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं, ठीक है। एंड एन आइटम दैट इज़ यूज्ड, कौन सा आइटम यूज होता है टू फीड द पेशेंट और टू सक्शन गैस्ट्रिक कंटेंट इज ए। तो फीड करने के लिए, सक्शन करने के लिए कौन सी चीज़ यूज होती है, तो वो यूज होती है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज होती है सक्शन के लिए। एंड एन आइटम दैट मस्ट नेवर बी प्लेस्ड अबव द लेवल ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर के अबव कौन सा चीज़ नहीं रखेंगे, देखो इसमें चेस्ट ट्यूब से कोई रिलेशन नहीं है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का भी रिलेशन नहीं, वेंटिलेटर का भी नहीं है। यूरिनरी कैथेटर को अबव द ब्लैडर लेवल नहीं रखेंगे, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो जाएगा ना, ठीक है। एंड इससे बैक फ्लो होगा तो इसमें ब्लैडर में इन्फेक्शन के कॉजेज़ भी बढ़ जाएंगे। एंड ए मैकेनिकल रेस्पिरेटर इज कॉल्ड ए। मैकेनिकल रेस्पिरेटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सो मैकेनिकल रेस्पिरेटर इज नोन एज द वेंटिलेटर। कहते हैं पेशेंट वेंटिलेटर में, मतलब कि वो ब्रीदिंग के लिए अवेल नहीं है तो उसको मैकेनिकली ब्रीदिंग प्रोवाइड की जा रही है बाय द वेंटिलेटर, ठीक है। एंड इन पेशेंट्स का, जो वेंटिलेटर के पेशेंट्स होते हैं, इनका एक्सरे करते टाइम बहुत ही केयरफुली एक्सरेज करते हैं। सो बेरियम सल्फेट शुड बी मिक्सड विद द वाटर एट व्हाट टेम्परेचर फॉर ए बेरियम एनिमा। जो बेरियम सल्फेट है उसको मिक्स करेंगे पानी के साथ कितने टेम्परेचर में, फॉर बेरियम एनिमा के लिए, तो इसको मिक्स करते हैं एट द 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसमें वाटर को मिक्स करेंगे। एंड ए पॉजिटिव कंट्रास्ट एजेंट इनमिनिस्टर्ड, पॉजिटिव कंट्रास्ट एजेंट जो एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट को इन द फॉर्म ऑफ इनर्ट सॉल्ट के फॉर्म में, तो व्हाट इज़ दैट, सो दैट इज़ बेरियम सल्फेट। एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, को प्रिवेंट करने के लिए सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड क्या है,
तो वो है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। सो इफ़ यू सस्पेक्ट, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टू कंटामिनेटेड, तो इसमें एज्यूम क्या करेंगे, इफ दिस, अगर एक पेशेंट को कंटामिनेटेड एज्यूम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एज्यूम दैट इट इज़ कंटामिनेटेड, अगर तो इसको कंटामिनेटेड के तौर पे ही ट्रीट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स दैट मे कॉज द पेशेंट, जो फैक्टर्स को पेशेंट को कॉज करते हैं टू रिएक्ट ए कंट्रास्ट एजेंट सिंपली एज ए रिजल्ट ऑफ एंजाइटी, तो उस उन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, सो नोन एज द साइकोजेनिक फैक्टर्स, जिसकी वजह से एंजाइटी होती है। एंड रिएक्शन दैट मे अकर इन द वेन इन विच इंजेक्शन अकर्ड, तो कौन सा रिएक्शन होता है वेन में जब इंजेक्शन लगाया जाता है, क्या हो सकता है, इसमें फ्लेवाइटिस हो सकता है, वेन का इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग। एंड दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन अकर्स व्हेन एन एनिमल कंटेन्स ट्रांसमिट्स एन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमंस, कौन सा इन्फेक्शन होता है जबकि एक एनिमल कंटेन करता है और ट्रांसमिट करता है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को टू ह्यूमंस पे, तो किस टाइप का होता है, सो इसमें होता है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। एंड दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन अकर्स एट ए रिजल्ट ऑफ कफिंग और स्नीजिंग का वजह से जो होता है, तो वो होता है ड्रॉपलेट का ट्रांसमिशन उसको कहते हैं। सो एंड द टाइप ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन अकर्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट टचे से होस्ट को टच करने से कौन से टाइप का इन्फेक्शन होता है, वो होता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द इक्विपमेंट एंड इन्वायरमेंट इन विच पेशेंट केयर इज कंडक्टेड इज कॉल्ड, तो उस टाइप के कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, देन इट इज़ नोन एज सर्जिकल एसेप्सिस उसको बोलते हैं। एंड वर्ड पार्ट दैट मीन्स ऑर्गन इज, जिसका मतलब ऑर्गन होता है, वो उस ऑर्गन का सिमिलर मतलब क्या है जो लिखते हैं, विसरा, मीगल, ट्रांस या फिर एमिया, सो इसका मतलब होता है विसरल ऑर्गन होता है ना। एंड वर्ड पार्ट दैट मीन्स किडनी, किडनी किसका मतलब है, तो नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, नेफ्रो जहाँ भी लगा होगा मतलब कि वो किडनी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीटेड हेयर, एंड बाकी हम लोग MCQs नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।